हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश यादव और आज हम शुरुआत करेंगे लेक्चर 7 की, या कह सकते हैं यूनिट 3। कौन सी? यूनिट 3। आज हम यूनिट 3 की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हम कंप्लीट कर दें यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 हमारी है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली इस यूनिट में हम समझेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन का क्या लिंक है। क्या पॉपुलेशन का कोई इफेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी तरीके से भी कोई कारण या कोई इफेक्ट कॉज कुछ भी है क्या, पॉपुलेशन से कोई रिलेटेड है, कोई लिंक है कि नहीं है, रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जानेंगे पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये यूनिट 3 है, आपकी टोटल यूनिट 5 है। ठीक है, इस सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम डी यू। ठीक है, ईडीपीआई पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, ईडीपीआई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट। ठीक है, 5th सेमेस्टर के लिए 2023। ठीक है, तो ये जो यूनिट है इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली हम रिलेशन देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन का। फिर हम देखेंगे डेमोग्राफिक थ्योरी क्या होती है। ठीक है, फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझेंगे। उसके बाद क्या कॉजेज हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, इंडिया में जो पॉपुलेशन ऐसे राइज कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उसके कारण देखेंगे क्या है। फिर हम देखेंगे फ्यूचर, मतलब इन द फ्यूचर यदि पॉपुलेशन ऐसी ग्रोथ करती रही या पॉपुलेशन बढ़ती रही तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, उसे समझेंगे। फिर हम कुछ पॉलिसीज देखेंगे कि इंडिया में क्या पॉलिसी बनाई गई है और क्या होना चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी आनी चाहिए, ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक छोटा सा टॉपिक कि अर्बनाइजेशन का क्या इफेक्ट है। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद एक हमारा थोड़ा सा बोनस होगा मेरी तरफ से आपका। ठीक है, कुछ और होगा थोड़ा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है। ठीक है, तो उसको लास्ट में समझेंगे और इस लेक्चर को अंत करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट 3 है। यूनिट 4 और यूनिट 5 इसके बाद आपकी बचेगी। ठीक है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है, हाँ थोड़े ठंड की वजह से थोड़ा काम कम कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, लोग तो स्किप कर देते होंगे इस चीज को भी, तो कोई नहीं, फालतू बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो कंक्लूजन के बाद आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, कि क्या है पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशन, तो उसको इंट्रोडक्शन की तरह समझेंगे। देखो, पॉपुलेशन एंजॉय स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पॉपुलेशन की बात होती ही है। ठीक है, तो यहाँ भी होगी। देयर कैन बी अ नो डेवलपमेंट विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है कि बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगी ही, लोगों की जरूरत पड़ेगी एज अ लेबर। ठीक है, या ह्यूमन कैपिटल, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। बेसिकली हम लोग ही तो हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं, तो हम भी तो लोग हैं, हम भी तो पीपल हैं, पॉपुलेशन में ही आते हैं, तो इनकी नीड तो पड़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो टर्म भी बनाया है वो भी हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, पॉपुलेशन इज बोथ मीन्स एंड एंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों ही है, मीन्स भी है और एक एंड भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लेबर फोर्स इज एन एक्टिव पार्टनर इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स मेंटल एंड फिजिकल पावर। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो या लेबर फोर्स है वो क्या एक एक्टिव पार्टनर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एज अ मेंटल और फिजिकल पावर्स का यूज करके। जो भी रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज है, उनका कंट्री में जो भी यूज करता है पॉपुलेशन ही करती है, हम लोग ही करते हैं एज अ लेबर फोर्स। ठीक है, अब विद न्यू डिस्कवरीज और इनोवेशंस, जो भी नई डिस्कवरीज आ रही हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, वो भी हम लेके आ रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल अपने मेंटली पावर, ब्रेन का यूज करके, है ना, तो उससे भी कहीं ना कहीं हम चार चांद लगाते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, यदि हम बात करें रिलेशनशिप की, तो बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन लुक्ड एट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, कई तरीकों से हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक रिलेशन है। यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे थॉमस माल्थus। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार ऐसा कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन एक लायबिलिटी है रेदर देन असेट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये क्या है, लायबिलिटी है एंड असेट नहीं है, बल्कि ठीक है एज अ असेट, एज अ सामान प्रोडक्शन यूज करते हैं हम पॉपुलेशन को, नहीं, ये एक लायबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो हम पे है, पॉपुलेशन पे, और पॉपुलेशन की भी जिम्मेदारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। बेसिकली एक दूसरे से वाइस वर्सा है। ठीक है, डिपेंड करते हैं, तो ये लायबिलिटी है ना कि एसेट, ऐसा थॉमस माल्थus ने कहा था। अकॉर्डिंग टू हिम
एवरी इंक्रीज इन पॉपुलेशन पुट्स अ स्पोक इन द व्हील। देखो जो एक व्हील होता है, टायर वगैरह, ठीक है, तो इसमें जो ये होते हैं ना, ये ऐसे लगे होते हैं, साइकिल देखी होगी तो साइकिल की रिम होती है, उसे ऐसे कुछ जुड़े होते हैं, ठीक है, स्टील के, तो ये होते हैं स्पोक्स। अब वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, थॉमस माल्थus कह रहे हैं कि ये जो है एवरी इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ये स्पोक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस टायर को समझो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ये पॉपुलेशन है। जैसे जैसे एक लिमिट तक तो ठीक है, और उस लिमिट से यदि ये ज्यादा बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, हमारी जो एक्सेलरेशन है या जो स्पीड है इकोनॉमिक ग्रोथ की या डेवलपमेंट की, उसको कम कर देंगे। तो वही कह रहे हैं कि एवरी इंक्रीज इन पॉपुलेशन पुट्स अ स्पोक इन द व्हील। ठीक है, व्हील में क्या करते हैं, एक स्पोक को पुट करते हैं ऑफ डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेटिंग इन स्पीड। ठीक है, इसकी इस और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्पोक्स, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ गए, बहुत सारे हो गए, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और जो स्पीड है उसको, पेस को कम कर देंगे, एक्सिलरेट कम करेंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लिमिट तक तो पॉपुलेशन ठीक है, यदि उससे ज्यादा होती है तो ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, टुडे पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकन टू बी बोथ एज अ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, दोनों कारण भी और परिणाम दोनों ही क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो पॉपुलेशन है। कौन है, पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे डेमोग्राफिक थ्योरी क्या होती है। ठीक है, डेमोग्राफिक थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद हम डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेंगे। तो सबसे पहले समझो डेमोग्राफिक थ्योरी या डेमोग्राफी क्या होती है। तो बेसिकली एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एक मान लो एक समय कोई और एक दूसरा समय, मान लो ये 2010 है, ये 2020 है, तो इसके बीच में पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं कि इस समय कितनी पॉपुलेशन थी, उसमें यंग कितने थे, चाइल्ड कितने थे, इस तरीके की स्टडी करते हैं। फिर 2020 और इन दोनों का डेटा का अंतर देखते हैं, तो इसी चीज की स्टडी और डेटा को कलेक्ट करने वाले को हम डेमोग्राफी कहते हैं। एक सब्जेक्ट क्या है, डेमोग्राफी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक थ्योरी क्या है पॉपुलेशन की। तो देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें क्यों चाहिए, तो होता है ताकि लोगों की क्या बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। ठीक है, वरना तो जी तो गधे भी रहे, है ना, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े लोगों का। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती जा रही है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वी फाइंड दैट इन द शॉर्ट पीरियड, यदि आप चाहते हो, देखो यहाँ दो चीजें होंगी, एक शॉर्ट पीरियड एक लॉन्ग पीरियड। यदि आप चाहते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे समय के लिए, 2 साल तक, 3 साल तक, 10 साल 20 साल तक बढ़ जाए बहुत है, तो ठीक है, आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हो, स्टिमुलेट कर सकते हो, एक्टिव रख सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि लॉन्ग पीरियड तक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बना रहे या बढ़ता रहे, लॉन्ग पीरियड तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ को। ठीक है, या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप चाहते हो लंबे समय तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बना रहे। ठीक है, आगे देखते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है। तो मैंने जैसे कि बताया, इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम, जैसे जैसे समय के साथ पॉपुलेशन चेंज होती है, तो उसी को डिस्क्राइब करता है, आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी बोलते हैं जैसे। ठीक है, दीज आर सेवरल एक्सपोजिशंस, मतलब कई तरीके होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को कई तरीके, एक्सपोजिशन मतलब एक्सप्लेनेशन करने के तरीके। ठीक है, तो वो कई हैं। द थ्योरी मेनली डिस्क्राइब एंड एनालिसिस, जो कई ज्यादा थ्योरी मेनली डिस्क्राइब करती हैं, एनालाइज करती हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसकी बेसिकली डेफिनेशन की बात करें, कई लोगों ने कई अलग अलग तरीके से समझाया है, एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम अपने आसान शब्दों में कहें तो आसान शब्दों में कह सकते हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेबल पॉपुलेशन, स्थिर पॉपुलेशन कैसी, हाई मोर्टेलिटी रेट और हाई फर्टिलिटी रेट, टू स्टेबल पॉपुलेशन विद लो मोर्टेलिटी रेट एंड लो फर्टिलिटी। यदि किसी को नहीं पता, वैसे पता ही होगा लेकिन ठीक है, यदि जानकारी नहीं है तो बता दो। हाई मोर्टेलिटी रेट का मतलब है जैसे जैसे जन्म हो रहा है, लेकिन जन्म के साथ साथ जितनी जल्दी मर रहे हैं, जैसे मान लो कहीं लिखा है 10 मिनट्स है, ठीक है आपके पास, अब मान लो 2010 में 10 लोग मारे जा रहे हैं 10 मिनट के अंदर, मान लेते हैं, चलो इसे 10 सेकेंड्स कह लेते हैं। ठीक है, 2010 में ऐसा कुछ रहा है कि 10 सेकेंड्स में 10 लोग मारे जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और फिर वही 10 सेकेंड में यदि हम 2020 में देखते हैं कि 2020 में 10 सेकेंड्स में कितने लोग मर रहे हैं, तो मान लो 2 लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ मोर्टेलिटी रेट कम है, यहाँ ज्यादा है। ठीक है, लोग ज्यादा मर रहे हैं, तो वही लिखा है कि पॉपुलेशन जो स्टेबल पॉपुलेशन है, हाई मोर्टेलिटी रेट की और फर्टिलिटी रेट की। फर्टिलिटी रेट से भी यहाँ मतलब ये है जन्म से, कि जैसे पहले 2010 में 10 लोग जन्म हो रहा था 10 सेकंड के अंदर,
अब 10 सेकंड के अंदर सिर्फ 2 लोगों का जन्म हो रहा है, तो ये लो फर्टिलिटी रेट है, ये हाई फर्टिलिटी रेट है। तो कह रहा है कि जो स्टेबल पॉपुलेशन है, हाई मोर्टिलिटी रेट फर्टिलिटी रेट से लेकर स्टेबल पॉपुलेशन विद लो मोर्टिलिटी रेट एंड लो फर्टिलिटी रेट, तो इसके बीच का जो ट्रांजिशन है, जो चेंज हुआ है इस समय के बीच में, उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर से समझ लो एक बार। स्टेबल पॉपुलेशन है दोनों जगह, लेकिन हाई मोर्टिलिटी रेट और हाई फर्टिलिटी रेट, हाई मोर्टिलिटी रेट और हाई फर्टिलिटी रेट से कैसी, लो मोर्टिलिटी रेट एंड लो फर्टिलिटी रेट, तो इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कई लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आसान शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ आगे बढ़ते हुए। क्या लिखा है? Stage of demographic transition have however been differently analyzed by different demographers। कई अलग अलग डेमोग्राफी की जो स्टडी करते हैं उसको डेमोग्राफर्स कहते हैं। ठीक है, डेमोग्राफर। अब हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अपने अपने तरीके से डेटा को एनालाइज किया है। लेकिन यदि हम नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड के अकॉर्डिंग समझें, तो इन्होंने इस चीज को 4 स्टेज में बांटा है। कितने में? 4 क्लियर स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कितने में? 4। ठीक है, 4 स्टेजेस में बांटा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को। तो पहली स्टेज को हम समझते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पहली स्टेज क्या है? तो पहली स्टेज ये है, यहाँ बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है, मतलब हाई मोर्टिलिटी रेट एंड हाई फर्टिलिटी रेट। ठीक है, जन्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है, एक सेकंड में 10 बच्चे जन्म हो रहे हैं। ऐसे एक सेकंड में मर भी 10 लोग रहे हैं, तो बहुत कम समय में ज्यादा लोग मर रहे हैं या जन्म हो रहा है लोगों का। ठीक है, तो ये क्या है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होता है फर्स्ट स्टेज में। अब ऐसा क्यों होता है? देखो शुरू में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। मान लो ये 1990s की या उससे पहले की बात है, 1980s से पहले की मान लो, तो उसमें मेडिकल एड इतना नहीं था, मतलब हॉस्पिटल वगैरह इतने नहीं थे। ठीक है, सुविधाएं इतनी नहीं थी, फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, एजुकेशन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऐसी नहीं थी इतनी, तो लोग जल्दी मर रहे थे, या मान लो ठीक है जल्दी लोगों की मृत्यु हो रही थी, तो डेथ रेट क्विट हाई। ठीक है, एपिडेमिक्स भी, काफी बीमारियां वगैरह थी ऐसी, वायरस बैक्टीरिया। ठीक है, अब चिल्ड्रन आर टेकन टू बी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स, लेकिन जन्म भी ज्यादा था। जन्म किस वजह से ज्यादा हो रहे थे लोग? जन्म कैसे ज्यादा हो रहा था? तो लोग ऐसा मानते थे कि जो चिल्ड्रन है वो भगवान की दुआ है, भगवान का प्रसाद है। और ऐसा माना जाता था उस समय कि कहीं ना कहीं बून ऑफ गॉड, स्पेशल बून ऑफ गॉड है। ठीक है, चाइल्डलेस पेरेंट्स को लोग दया से देखते थे, या उनको ऐसे समझते थे कि शापित हैं ये, इनके पास बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो ये शापित हैं। आपने देखा होगा पिछली कई मूवीज वगैरह जो पुरानी होती थी, तो उनमें ऐसे दिखाते थे कि संतान नहीं है गुरुजी कुछ बताइए, तो ये सेब खा लीजिए। तो मतलब उस समय ऐसा देखा जाता था जिसकी संतान नहीं है वो काफी शापित है, कर्स ऑफ फेट। ठीक है, जिसका नसीब खराब है ऐसा भी मानते थे। ठीक है, लोग दया से उनको देखते थे। ठीक है, कभी कभी इन वजह से झगड़ा भी हो जाता था आपस में लोग। ठीक है, ऐसे एक दूसरे को कह देते थे तो औलाद ही नहीं है, ये कहते नहीं, कुछ बोलते हैं गाँव में, बी से कुछ शुरू होता है वो, पता नहीं, बंजर कुछ बोलते हैं गाँव में उसको, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा होगा। किसी को आए तो कमेंट में बताना क्या बोलते हैं। ठीक है, बांझ बांझ बोलते हैं क्या, शायद कमेंट में बताना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, आगे देखो। ऐसा ही माना जाता था कि जिसके बच्चे ज्यादा हैं, जितने ज्यादा बच्चे हैं तो फिजिकल पावर उनके पास ज्यादा होती है, सोशल इंश्योरेंस ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अच्छा यहाँ पे अलग आ गई लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इस वजह से देखो बच्चों की डेथ भी ज्यादा हो रही थी लोगों की, क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, और जन्म भी ज्यादा हो रहा था क्योंकि ऐसा माना जाता था भगवान की देन है, भगवान की प्रसाद है। ठीक है, जिसके पास ज्यादा संतान वो उतना ज्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से क्या है, लोग जन्म भी ज्यादा हो रहा था लोगों का, मर भी ज्यादा रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक फर्स्ट स्टेज है ट्रांजिशन की। ठीक है, अब वही लिखा है, यदि बिगिनिंग में हम बात करें, इस सेंचुरी की बिगिनिंग में 2000 से पहले की बात करें यदि हम, तो उस समय क्या था, जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो 49.2 था बर्थ रेट, और डेथ रेट था आपका 48.6। ठीक है, तो ये उस समय। अब फर्स्ट स्टेज के बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। ठीक है, सेकंड स्टेज क्या है आपकी? तो देखो अभी तक क्या था, अभी जन्म भी ज्यादा लोगों का हो रहा था और मृत्यु भी ज्यादा हो रही थी। अब गवर्नमेंट ने और लोगों ने क्या किया, मेडिकल फैसिलिटीज को तो बढ़ा दिया। क्या किया? एजुकेशन बढ़ा दी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दिया, कम्युनिकेशन बढ़ा दिया, और साथ में यहाँ पे जो फील्ड ऑफ मेडिसिन में भी काफी अच्छी चीजें कर दी ताकि अननेचुरल डेथ ना हो। तो मतलब बीमारियों से लोग नहीं मर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो डेथ रेट था आपका, डेथ रेट वो तो कम हो गया, डेथ रेट कम हो गया, लेकिन उस समय के लोग भी क्या सोच रहे थे कि जो बर्थ रेट होगा आपका, बर्थ रेट
वो उस पे उसकी जो आइडियोलॉजी थी ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों की जो आइडियोलॉजी थी कि जन्म तो भगवान की देन है, संतान, ये सब चीज, ठीक है ना। तो ये सब चीजों की वजह से क्या है, बर्थ रेट अभी भी ज्यादा था। सिंपल भाषा में लेंगे तो बर्थ रेट ज्यादा था, डेथ रेट ज्यादा था। तो ये आपकी सेकंड स्टेज हो गई, ठीक है। इट शो रिचेस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इस वजह से काफी ज्यादा एक्सप्लोजन भी पॉपुलेशन का होता है, क्योंकि डेथ तो बच गई, अब लोग मर नहीं रहे, लेकिन जन्म बहुत लोगों का हो रहा है। थर्ड स्टेज पे कहा जाता है कि इंडिया 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है इंडिया भी इसी स्टेज पे है, थर्ड स्टेज पे। इस स्टेज पे बेसिकली क्या है, डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, अब यहाँ आते आते आपका क्या हुआ, बर्थ रेट फॉल्स बट पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, ठीक है। अब मान लो बर्थ रेट भी कम हो गई, समझ में आ गया लोगों को, लेकिन पहले से पॉपुलेशन बहुत हो रखी थी, बर्थ रेट यहाँ देखो ये वाली कंडीशन से समझो, बर्थ रेट ज्यादा थी, डेथ रेट कम थी। तो ये वो जगह है, वो स्टेज है, यहाँ पे बर्थ लोगों की बहुत हो गई थी, तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग मर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूज टू ग्रो, वो जन्म ले रहे हैं, जो भी यहाँ जन्म हुआ अब वो ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। देर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ड्यू टू हाई फर्टिलिटी रेट, ठीक है, फर्टिलिटी रेट ज्यादा है प्रीवियस जनरेशन का। इसमें सेकंड स्टेज में देखा था आपने, फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा था और डेथ रेट कम हो गया था, तो वही चीज आगे बढ़ती जा रही है। तो वो इंडिया की जो स्टेज है यही स्टेज मानी गई है, थर्ड स्टेज, ठीक है। इस जगह क्या है, ग्रो होता जा रहे हैं, जो लोग बर्थ ले रहे थे उनका ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन लोग मर नहीं रहे, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज को माना जाता है कि इंडिया भी इसी स्टेज पे है। फोर्थ स्टेज आपकी जो होती है ये पाई जाती है डेवलप्ड कंट्रीज में। यहाँ बेसिकली आपका ये जो डेथ रेट है वो भी कम होता है और बर्थ रेट भी कम होता है। क्यों होता है, तो देखो डेथ रेट इसलिए कम होता है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ये सब अच्छा है। बर्थ रेट क्यों कम है, बर्थ रेट इसलिए कम है क्योंकि वहां के लोगों की सोच ये है कि हमारी जो एजुकेशन पे खर्चा है, यदि हम ज्यादा बच्चे करेंगे तो एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा होगा, है ना, उनको पालने पोषने में ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो उन लोगों की जो सोच है वो है स्मॉल फैमिली रखी जाए, छोटी फैमिली रखी जाए, ज्यादा बड़ी ना की जाए। तो वो लोग एक बच्चे करते हैं, एक अपना संतान करते हैं या दो करते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी होगी कहीं ना कहीं, इंक्रीज इन इनकम एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फोर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, वो चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, तो उससे क्या करते हैं, वो बच्चे कम पैदा करते हैं। बिग फैमिलीज की वजह से एक्सपेंशन ज्यादा होता है, एक्सपेंसिव खर्चा ज्यादा होता है, हाई एक्सपेंडिचर ऑन देयर एजुकेशन, ठीक है। तो वो इसलिए प्रेफर करते हैं कम बच्चे हों, ऑफ चिल्ड्रन डेथ रेट फॉल्स स्टिल फर्दर, ठीक है। वही सब लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं लिखी है, ठीक है। सोशल वैल्यूज ऑफ लोगों की सोच है, जो नजरिया है वो भी इसी तरीके का हो गया। If family planning, research and medicine etc. make birth rate to come down perceptively, और ठीक है, और फैमिली प्लानिंग पे भी और साथ में मेडिसिन में भी काफी रिसर्च हुई जिससे डेथ भी कम हो गई, ठीक है। तो वही लिखा है कहीं ना कहीं, हम लोगों की सोच ये हुई थी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, और ज्यादा बच्चे करेंगे तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा, तो वो नहीं करना है, इसलिए कम बच्चे करो और बढ़िया जिंदगी जियो, ठीक है। तो ये ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। अब देयर इज लिटिल और जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, माना जाता है कि फोर्थ स्टेज में लिटिल ग्रोथ है, पॉपुलेशन में ग्रोथ कम है, जितना जन्म हो रहा है उतने मर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है पॉपुलेशन इज स्टेबल बट हायर देन स्टेज वन। लेकिन फिर भी यहाँ पॉपुलेशन स्टेज वन से ज्यादा होती है, वहां लोगों का जन्म ज्यादा हो रहा है, मरते भी बहुत जल्दी थे, ठीक है। स्टेज वन से यहाँ पॉपुलेशन फिर भी ज्यादा है, स्टेज वन आपको ध्यान हो तो ये थी आपकी स्टेज वन, यहाँ पे दोनों चीज ज्यादा थी, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। अब जो आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा है उसी से समझ में आएगी आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड, यदि वो समझ में नहीं आया तो ये थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली कुछ नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, ये बात आपको बताई थी के नवनीतम ने, ठीक है, ये आपके इकोनॉमिस्ट है के नवनीतम, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, बस परिणाम है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। तो वो दो क्या परिणाम है, टू इंपोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो वो दो है, देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू रैपिड डिक्लाइन मोर्टिलिटी रेट, कह रहे हैं डिक्लाइन हुआ किसमें, मोर्टिलिटी रेट में हुआ, लोग मरने कम लगे, तो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ा, मतलब लोग ज्यादा बढ़ गए, ऑब्वियसली मरना कम हो गए लोग, लेकिन बर्थ तो ज्यादा थी, बर्थ ज्यादा थी, बी से डिनोट करते हैं, बर्थ ज्यादा थी, लोग मर कम रहे, तो इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ हाई बर्थ रेट, और जो भी हाई बर्थ रेट था वो भी मेंटेनेंस होता रहा, मतलब बेसिकली अब मर रहे कम, जी ज्यादा रहे लोग, ग्रो ज्यादा कर रहे थे, ठीक है। दूसरा शिफ्ट इन द एज स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से आगे जाके जैसे कम हो गए लोग, ठीक है, तो एज स्ट्रक्चर में काफी चेंज हुआ पॉपुलेशन, रिजल्टिंग इन ब्रॉडर एंड लॉन्ग टर्म एज स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन। एज स्ट्रक्चर को अभी समझेंगे इससे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से। एज स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली ये मान लो 2000 के टाइम मान लो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी,
ठीक है, ऐसे मानते हैं कि इंडिया में 2000 जब था 2000 के समय या 2001 2002 में क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन फिर लोगों को मान लो कि 2005 तक समझ में आ गया कि बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो दिक्कत होगी। तो इस समय क्या हुआ, इस समय बहुत ज़्यादा बर्थ रेट हो गई। अब 5 साल बाद यहाँ पहुंचेगी, ऐसे ही लगभग 15 साल बाद या 20 साल बाद वो 20 की 18 की हो जाएगी, 2018 में जाएगी 18 की हो जाएगी। तो ये यूथ हो जाएगा। तो इस समय जो 2018 होगा, इस समय यूथ बहुत होगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भागेगा, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट का सही उपयोग करना है तो इस समय आप कर सकते हो कि इस समय आपको पता है लोग ज़्यादा हैं, तो आपको उस तरीके की स्कीम्स बनानी चाहिए। अब आपको पता है 2018 में यूथ ज़्यादा होगा, इस समय क्या है, मान लो बच्चे कम पैदा किए जा रहे हैं, बर्थ रेट कम है, तो उस पर ध्यान दिया जाए कि अब बच्चे कम जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब आगे जाके स्कीम कैसी बनानी चाहिए, कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग स्कीम लानी चाहिए। तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में बेसिकली के नवीनतम कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हो आप सही से एक्सप्लॉइट कर सको अपने एज स्ट्रक्चर को, या फिर आपने क्या कहते हैं जो लोग हैं उनका सही उपयोग करना है, तो आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से ग्रोथ ला सकते हो, अपनी बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझनी पड़ेगी कि आपके पास किस ईयर में पॉपुलेशन ज़्यादा है यूथ की, एम्प्लॉयमेंट की किस ईयर में कम है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अब मान लो यही जो बच्चे 18 19 20 के हो गए, ठीक है, यही बच्चे को यदि हम 2005 में लें, तो आपको पता है 2005 हो गया, 4 साल हो गए, तो अब इनकी एजुकेशन का टाइम है। तो आपको इस समय किसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें एजुकेशन का, कॉलेज का, स्कूल का। बेसिकली 2005 में स्कूलिंग जाएंगे, तो आप नर्सरी क्लासेस में, केजी क्लासेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें काफ़ी अच्छी स्कीम्स लाएं, बुक्स टेक्स्ट बुक वगैरह रखें, ताकि क्या हो, आपको पता है इस समय की पॉपुलेशन बहुत है लोगों की, तो ये ह्यूमन कैपिटल अच्छा यदि आप बनाना चाहते हो, इस समय आपको अच्छी स्कीम लानी पड़ेंगी। तो वही कहना चाह रहे हैं एज स्ट्रक्चर में के नवीनतम जी, ये कहना चाह रहे हैं कि आप अच्छे से एज स्ट्रक्चर को समझ लो, कब हमारे पास पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, बूढ़े लोगों की कम है, यूथ की कब है, चिल्ड्रन की कब है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी स्कीम लानी चाहिए। ठीक है, तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इसी को कहते हैं कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज प्रॉपरली एक्सप्लॉइटेड मतलब अच्छे से उनको एक्सप्लॉइट करें जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसका। ग्रेटर पोटेंशियल फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड थ्रू इंक्रीज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्या करें, अच्छे से उसको सेव और इन्वेस्ट करें इकोनॉमिक ग्रोथ को देखकर, मतलब लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को देखकर आप उस पर इन्वेस्ट करें। के नवीनतम जी ने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को 3 तरीके से समझाया है कि कैसे आप यूज कर सकते हो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का, मतलब एज का, लोगों की पॉपुलेशन का। ठीक है, तो पहले उन्होंने कहा यदि क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल लेबर फोर्स, जब आपको पता है लेबर फोर्स कब आएगी, अब ये 18 है, ये ग्रेजुएशन कर रहे होंगे बच्चे 2018 में, जो 2000 में जन्म लिया है, यही थोड़े समय बाद लगभग 2025 या उसके बाद जो हमारी एज है जैसे, तो उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट की ओर भागेंगे, है ना। तो आपको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उस हिसाब से आप क्या करें, लोगों का उपयोग करें, यूटिलाइज करें और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को, जीडीपी को बढ़ाएं। ठीक है, ऐसे दूसरी चीज में उन्होंने क्या कहा कि मान लो 2000 के बाद बच्चों के जन्म कम हो गए, बर्थ रेट कम हो गया, 2000 के बाद क्या हुआ, बर्थ रेट मान लो कम हो गया, पहले बहुत ग्रोथ हो रही थी, लेकिन 2000 के बाद क्या हुआ, मान लो बर्थ रेट कम हो गया, लोग जन्म कम हो रहे हैं, बच्चों का जन्म कम हो रहा है, तो आपको पता है अब कम हो रहा है, तो अब बेसिकली क्या होगा आगे, तो जो पेरेंट्स होंगे उनके बच्चे एक एक होंगे बेसिकली, ऐसे समझ सकते हैं ना। तो अब वो क्या करना चाहेंगे, वो ये करना चाहेंगे कि वो पैसे को सेव करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एक बच्चा यदि उनका है तो उस पर इतना खर्चा नहीं होगा, बाकी का पैसा जो बचेगा वो सेव करना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट को ऐसी कुछ स्कीम्स लानी चाहिए, प्रोग्राम लाने चाहिए, ताकि लोग क्या करें, इन्वेस्ट पे ध्यान दें। ठीक है, या सेव करने पे ध्यान दें, बैंक में क्या कहते हैं, सेव करें चीज़ों को, पैसों को, बेसिकली मनी को अपनी। ठीक है, तो मनी को क्या करें, सेव करें और आगे जाके उसी को इन्वेस्ट करें। तो किस समय किस स्कीम को लाना चाहिए, ये चीज आप विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से समझ सकते हो। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज उन्होंने कहा है ब्रेकिंग बाय मेकिंग एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सप्लाई ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब मान लो मैंने कहा कि 2005 की बात की थी, चलो हम 2018 में आ गए। ठीक है, अब 2018 में हमारे पास अब ये यूथ है। ठीक है, अब ये बेसिकली ग्रेजुएशन कंप्लीट अपनी लगभग कर चुका है। ठीक है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट, ग्रेजुएशन स्कूलिंग या ग्रेजुएशन जो भी मानना है, ठीक है, मतलब अपनी एजुकेशन पूरी कर चुका है। अब इसको थोड़ा सा बेसिकली कैसे कहें,
कि ट्रेनिंग चाहिए बेसिकली इसको, अब ट्रेनिंग चाहिए जिसके लिए भी आगे जाना चाह रहा है। मान लो यहाँ पे स्कूलिंग खत्म हो गई, अब ग्रेजुएशन करेगा, वो बीटेक करना चाहता है, ठीक है, बीटेक करेगा, आगे जाके इंजीनियर बनना है बच्चे को, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल पे, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, कि उसको अच्छे से सिखाया जाए। कोई एप्लीकेशन के, मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोडिंग कैसे की जाए, डिकोडिंग वगैरह कोडिंग होती है ना, C++, जावा, .NET, ठीक है, तो कैसे की जाए कोडिंग, ठीक है। तो उसको ह्यूमन कैपिटल यदि आप चाहते हो अपना अच्छा बने, तो किस समय आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपको पता है कि यही पॉपुलेशन कब ह्यूमन कैपिटल में चेंज होगी, मान लो 2020 में जाके होगी, तो इससे कुछ साल पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल पे, ताकि ये अच्छे से उभर के आए और अच्छे तरीके से उस ह्यूमन कैपिटल का यूज हो हमारी कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और उससे क्या हो, जीडीपी बढ़े आपकी, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड में बेसिकली, कि आपको समझना पड़ेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड से आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन कैसी है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, और दूसरी नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आपको समझनी पड़ेगी, यदि वर्किंग एज पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉजिटिव में है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप सही इन्वेस्ट करो, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब इन्होंने आगे लिखा है एक जगह, ये देखो, इन्होंने कहा था 1980s के बाद से हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से, मतलब हमारे पास, हमें पता है वर्किंग एज स्ट्रक्चर हमारा यहाँ का कैसा है, पॉपुलेशन कैसे है, ठीक है, कब कितनी ज़्यादा है कम है, अभी 1980s के बाद भी पता है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से, नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड, अच्छे से इस वर्किंग एज पॉपुलेशन का यूज नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम इसी को अच्छे से यूज करें, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जल्दी से और अच्छी लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। अब कॉजेज की बात करते हैं, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, क्या कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ के बढ़ने के, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा को देखते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा दिमाग में जाए कि कितनी हम पानी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पॉपुलेशन वाइज इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 3 बिलियन चाइना और इंडिया की है, जिसमें से लगभग 1.4 बिलियन इंडिया की है और बची हुई 1.6 आपकी चाइना की है, ठीक है अभी, ठीक है। तो कम से कम समझ रहे हो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, यदि मिलियन में बात करें तो 1428 मिलियन, पॉइंट में भी होगी कुछ आगे, ठीक है। तो इतनी मिलियन में यदि हम बात करें, तो इतनी पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया की है, जो कि बहुत ही ज्यादा तादाद में है, ठीक है। तो चाइना के जस्ट बाद इंडिया आती, सेकंड पॉपुलेस्ट कंट्री है, ठीक है। 2011 के सेंसस के हिसाब से हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ हमने ये वाली डेटा नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा डेटा फिर एस्टिमेटेड होना पड़ता, तो यहाँ एस्टिमेटेड अनुमानित नहीं, 2011 के सेंसस के हिसाब से तो हम वही रखते हैं, ठीक है। तो उस समय की इंडिया की पॉपुलेशन कुछ ऐसी थी, 1.2 बिलियन, ठीक है, विच इज 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वो वर्ल्ड पॉपुलेशन में यदि हम इंडिया की बात करें तो कितनी है, 17.5%। लेकिन यदि हम बात करें हमारे पास लैंड कितनी है, जो हमारा इंडिया मैप है, तो इंडिया के मैप के हिसाब से हमारे पास पूरे वर्ल्ड लैंड में, वर्ल्ड एरिया में इंडिया के पास कितनी एरिया है, सिर्फ 2.4%। कितनी है, 2.4%। अब वही हम बात करें, क्या कहते हैं, चाइना की, तो चाइना की पॉपुलेशन ठीक है, जैसे हमारी 17.5% है, ऐसे चाइना की 20% है लगभग, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन में से 20% किसकी है, चाइना की। लेकिन उसके पास एरिया कितना है, लैंड कितनी है, तो उसके पास जो आपकी लैंड सरफेस है वो 7% है। अब देख रहे हो, वो 7% में 20% लोग रह रहे हैं, और हम सिर्फ 2.4% में 17 पॉइंट, डेंसिटी समझ रहे हो कितनी ज्यादा होगी, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज्यादा लोग रह रहे होंगे, ठीक है। अब वहीं हम यूएसए की बात करें, तो यूएसए की 4.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन में, जैसे हमारी 17.5 है, चाइना की 20% है, ऐसे यूएसए अमेरिका की आपकी कितनी, 4.5 है। लेकिन इनके पास लैंड कितनी है, 7.2 है, 7.2, चाइना से भी ज्यादा 7.2 है, देख रहे हो। और इनकी 7% है लैंड सरफेस, इनकी 7.2 है। अब ये 4.5% लोग सिर्फ 7.2% में रह रहे हैं, यहाँ 20% लोग 7% में रह रहे हैं, हम 17.5, अब लगभग 17.6 है, अभी भी इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है, 17.6% है, ठीक है। तो वो कितने में रह रही है, सिर्फ 2.4% एरिया में, बहुत कम है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तभी तो जमीन इतनी महंगी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे इंडस्ट्री लगाओगे, लोग रहने की जगह नहीं बचेगी लोगों की, समझ रहे हो, तो ये बहुत हालत खराब है। अब आगे देखो लिखा है इन्होंने, पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 181 मिलियन, 2001 से लेकर 11 के बीच में ही 181 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर बढ़ी है, इतने 181 मिलियन लोग बढ़े हैं सिर्फ 10 साल में, 2001 से लेकर 2011 के बीच में, ठीक है। इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 1.64%,
ठीक है, आज शायद 1.7 या 6 आज भी है, शायद 1.7 या 8, जो भी, मुझे इतना ध्यान नहीं है, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। तो ठीक है, उसके हिसाब से कितनी है जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है इंडिया का 2001 से लेकर 11 के बीच में, वो था 1.64%। ठीक है, अब देखो, आपको ये देखने से पहले थोड़ा एक डेटा दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको ये दिख रहा होगा ध्यान से, ये, ठीक है, ये डेटा देखो, ये मत देखना इधर का, कोई बात नहीं, रहने तो, काम का नहीं उतना। ये देखो सेंसस और पॉपुलेशन है मिलियन। 1901 में हम बात करें, 1900 में तो लगभग 2.238 मिलियन थी, फिर 252 हुई, फिर यहाँ से यहाँ कुछ कम हुई थोड़ी सी, लगभग 1 मिलियन कम हुई 1911 से 1921 में। ठीक है, अब इसकी वजह क्या थी? तो 1911 से 1921 इंक्रीज हुई है, लेकिन फिर 1921 के टाइम क्या हुआ? कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि इस समय क्या आया? फेमाइन आया, ठीक है, या एपिडेमिक्स वगैरह ये आया था, फेमन आया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलेशन कम हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार पॉपुलेशन बढ़ती गई इंडिया की। 1921 के बाद 1931 1921 से लेकर सीधी लगातार 2011 तक भी है। अब देखो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, यहाँ 278 मिलियन थी, यहाँ 1210, और अब यदि हम 2023 का एस्टिमेटेड लिखें तो वह 1428 मिलियन कुछ है, पॉइंट में मुझे ध्यान नहीं, 3 4 लिख दे रहा हूँ, चलो देख लेना। तो इतनी, समझ रहे हो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है इंडिया की। तो इसको जो सेंसस थे जिन्होंने ये 2011 का डेटा निकाला था, उन्होंने, सेंसस कमिश्नर था, तो उन्होंने 1921 को कहा था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इस समय पॉपुलेशन कम हुई थी फेमाइन की वजह से, वो एपिडेमिक की वजह से। लेकिन उसके बाद 1951 से लेकर 2011 तक लगातार बढ़ती गई, और कितनी बढ़ी है? 849 मिलियन, 849.2 मिलियन। ठीक है, 1951 से लेकर 2011 के बीच में कितनी बढ़ी है? 849, 850 मिलियन लगभग। ठीक है, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट हम पढ़ रहे थे, आप भूल मत जाना कहाँ थे, अभी तो हमने डेटा बताया कुछ, पीछे कहीं मेरा, पता नहीं इसको क्या हो जाता, चलो अभी देख लेंगे, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। ठीक है, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट क्या कारण थे? तो कई फैक्टर्स थे, जैसे आपका इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी, सोशल फैक्टर है और रिलीजियस फैक्टर है। तो देखो, इकोनॉमिक फैक्टर में आपका पॉवर्टी, गरीबी से कैसे पॉपुलेशन बढ़ सकती है? तो देखो, जब कोई व्यक्ति बहुत गरीब होता है, जैसे जब मैं एक दिन वहां गया था, क्या बोलते हैं, नोएडा में, वो कौन सी जगह है, ध्यान नहीं आ रही मुझे, चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ गया था, तो वहाँ एक बच्चा मिला था जो ये भीख मांग रहा था। तो उससे हम भैया का अपने वेट कर रहे थे, तो हमने भी चलो बात करते हैं। तो मैंने पूछा सिर्फ ऐसे ही कि बच्चे कितने हैं, मतलब तुम कितने भाई बहन हो? तो बता रहा था 9। मैंने 9 के 9 क्या करते हैं? सब यही काम करते हैं। मतलब वो एक एक पेन लिए था हाथ में, और वो पेन को बेच रहा था, भैया 20 के ले लो, 30 के ले लो, ऐसे। अरे हमें जगह का नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो वो 9 बच्चे थे, गरीब थे। मैंने पेरेंट्स कहाँ है, कि पेरेंट्स यहाँ ही नहीं, देख रहे हो? तो पॉवर्टी बहुत ही बड़ी दिक्कत है, और वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को बढ़ाती है। वह जगह है जिसमें, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। पॉवर्टी, मेट्रो स्टेशन का नाम है नोएडा से पहले, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, हाँ। तो वहां मैं बैठा वेट कर रहा था, तो वहां पे काफी लोग हैं, दादी वगैरह भी कई बार मुझे मिली जो भीख मांगती है वहां पे। तो वहाँ एक बच्चा जो था, वो इस तरीके से, मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि हम 9 भाई बहन हैं, देख रहे हो? तो पॉवर्टी कितना बड़ा एक इशू है। अब क्यों है वो समझो। तो जो गरीब लोग हैं ये क्या करते हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते अपने बच्चे को। इसने कहा ना कि हमारे पेरेंट्स यहाँ है ही नहीं, हम 9 भाई बहन ही भीख मांग रहे हैं यहाँ पे, पेरेंट्स कहीं और मांग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब वही बच्चे क्या करेंगे, ये भीख जाके अपने पेरेंट्स को देंगे। तो ये जो पेरेंट्स हैं ये सोचते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये बच्चे, जितने ज्यादा बच्चे हैं तो वो एज ए एसेट यूज करते हैं, कि जल्द से जल्द एज में, ज्यादा से ज्यादा, मतलब छोटी सी एज में ही कमाना शुरू करेंगे, कहीं लेबर वाला काम करेंगे या ये भीख वाला काम करेंगे, है ना? तो इस वजह से पॉवर्टी भी बहुत बड़ा एक इशू है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा, या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया कि एग्रीकल्चर में आज भी जो टेक्निक्स यूज हो रही है वो प्रिमिटिव टेक्निक्स हैं, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, काफी पुरानी यूज हो रही है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लेबर इंटेंसिव है आपका। इसमें लिख के आना, यदि आए तो आप अंदर पूरा प्रॉपर लिख के आना, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थक जाता हूँ यार इतने टाइपिंग करते हुए। तो लेबर इंटेंसिव के बारे में मैंने बताया था। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में आज भी लेबर इंटेंसिव है, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा जन्म कर देते हैं, मतलब ज्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं, ताकि वो क्या आएंगे, लेबर की तरह काम आएंगे खेत में। ठीक है, जब भी खेती में कोई भी काम होता है, ठीक है, नराई हो, इरिगेशन हो, नराई जानते हो,
वो घास वगैरह निकल आती है ना, अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, उसको हटाना सब, उसको नराई कहते हैं हिंदी में, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। अभी अभी इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो नराई कहते हैं। और भी उसमें भी काम होते हैं, ठीक है, जैसे धान जब लगाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे में लेबर का यूज, तो इसलिए काफी लोग क्या करते हैं गांव में ऐसा भी सोच के लोगों को ज्यादा जन्म देते हैं और ज्यादा संतान पैदा करते हैं। ठीक है, दूसरा स्लो अर्बनाइजेशन प्रोसेस। तीसरी आपकी इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, स्लो अर्बनाइजेशन प्रोसेस। अब ये कैसे अफेक्ट डालती है, पहले अर्बनाइजेशन समझो। तो अर्बनाइजेशन बेसिकली होता है माइग्रेशन, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाने को, इस माइग्रेशन को हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, तब क्यों होती है, उससे पॉपुलेशन कैसे ज्यादा हो जाती है, तो कोई पेरेंट्स हैं तो वो सोचते हैं हम दो चार बच्चे अपने शहर में भेज देंगे, वहां से कुछ कमा के लाएंगे, कुछ हमारी सेवा के लिए हमारे यहाँ पे यहाँ रखेंगे, तो एक बच्चा करेंगे तो बाहर भेज देंगे, तो इनका देखभाल कौन करेगा। तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं अर्बनाइजेशन के चक्कर में, अब वो काफी स्लो है, ठीक है, हर जगह अर्बनाइजेशन नहीं हो पा रही, तो बेसिकली क्या करते हैं कुछ बच्चे ऐसे बच्चे दो तीन कर देते हैं ताकि एक यहाँ चला जाए इधर, एक हमारी सेवा के लिए घर पे रहे। तो ऐसी वजह से भी माइग्रेशन जो होता है, तो एक दो बच्चे को बाहर भेज दिया, एक आध हमारे यहीं रहे, ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। दूसरे सोशल फैक्टर्स, कई सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे पहला यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। लोगों को ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि ये जो बच्ची है हमारी या संतान है, ये जिम्मेदारी है हमारी कि इनकी शादी कराएं। तो जैसे ही लड़की की 18 या लड़के की 21 हो जाए, तो ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, शादी करो शादी करो शादी करो, है ना। लड़की 18 की हो जाए, कई बार आपने देखा होगा 18 की नहीं हो पाती गाँव में और लड़की की शादी करा देते हैं बच्ची की। ठीक है, आपने बालिका वधू वगैरह भी देखा होगा, तो उसमें काफी चाइल्ड वाली एज जो यूथ भी नहीं होती अच्छे से, बॉयहुड या लड़कपन वाली जो एज होती है, उसमें शादी करा देते हैं, है ना। तो वो है कि एक जिम्मेदारी है, शादी कराओ। आपके जो दादी वगैरह होती हैं तो वो भी कहती हैं कि मरने से पहले पोते की शक्ल दिखा दो, तो वो भी लोग फोर्स करते हैं बच्चा पैदा करो बच्चा पैदा करो। तो इतनी जल्दी एज में शादी करना और फिर उसके बाद बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स करना, तो इससे भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ती है, तो एक सोशल फैक्टर हो गया। जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब देखो जॉइंट फैमिली क्यों, आप लोग जॉइंट फैमिली कैसे, तो ऐसे, यदि आपका एक बच्चा होगा तो कहीं ना कहीं आप देखभाल कर लोगे। ठीक है, यदि मान लो आप पति पत्नी रहते हो और आपका एक बच्चा है एक घर में, ठीक है, तो अब क्या है कहीं ना कहीं आप चार छह नहीं करोगे, क्योंकि जिम्मेदारी कौन, मान लो दोनों लोग जॉब पे जाते हैं, ठीक है, क्रैच फैसिलिटी भी दी जाती है, ठीक है, उस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी बहुत कम है इंडिया के अंदर क्रैच फैसिलिटी को देना। ठीक है, हमारे कॉलेज में भी, रहने दो, क्रैच फैसिलिटीज लिखा है, आप जाओगे ग्राउंड की ओर, तो उस कॉलेज में वहां पे जो क्रैच फैसिलिटीज अंडर प्रोसेस लिखा है, वहां पे सिर्फ कचरा डाला जाता है, गार्बेज का सामान, वहां कोई फैसिलिटी नहीं है अभी भी। क्रैच होता है क्या है, शायद यही स्पेलिंग है, एक बार देख लेना चेक कर लेना। तो इसका मतलब बेसिकली होता है जब आपका बच्चा 2-3 साल का या उससे कम का होता है शायद, तो उसको ये एडमिनिस्ट्रेशन की वो होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि किसी के भी जो वहाँ पे एम्प्लॉय है, यदि एम्प्लॉय की कोई भी संतान 4-5 साल की है, उससे छोटी है, तो उसके लिए एक बेबी सिटर का इंतजाम करें जो उसके बच्चे की देखभाल करें जब तक वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जैसे टीचर। ठीक है, तो वो क्रेच फैसिलिटी हमारे कॉलेज ड्यू का ये कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें बाकायदा लिखा है अंडर प्रोसेस, और वहाँ पे सिर्फ गार्बेज डाला जाता है। ठीक है, तो वही है, ज्वाइंट फैमिली में ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ज्वाइंट फैमिली में क्या है, मान लो माता पिता पेरेंट्स हैं जो गए जॉब पे, तो है ना, चाचा हैं, दाऊ हैं, फूफा हैं, पता नहीं कौन कौन, मतलब बुआ हैं, तो कई लोग घर में होते हैं, तो कोई ना कोई देखभाल कर ही लेगा, तो इसलिए ज्यादा बच्चे भी पैदा कर देते हैं, अरे कोई नहीं देखभाल करने के लिए हैं तो ये ज्वाइंट फैमिली, ये भी एक सोशल फैक्टर हो गया। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। इलिटरेसी तो सबसे बड़ा है, यदि आज हम पढ़ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं ना पॉपुलेशन कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन वही इलिटरेट है, समझ में नहीं आ रहा है, इग्नोर कर रहा है, यार क्या दिक्कत है, होने दो जितने बच्चे हो रहे हैं, तो वो समझदार नहीं है, वो इलिटरेट, उन्हें नहीं पता कि उन्हीं पे इफेक्ट पड़ेगा आगे, आप शादी के लिए हो चाहे फिर आगे आपकी प्रॉपर्टी में जो इक्वल शेयर होगा वो ज्यादा लोगों में होगा, भाई भाई लड़ेंगे, भाई बहन लड़ेंगे, ठीक है, ऐसी कई चीजें होती हैं, आप एजुकेशन नहीं दे पाओगे, जब आपके 10 बच्चे होंगे कहाँ से एजुकेशन दोगे, तो वही है बोटेनिकल गार्डन पे आप भी भीख मंगवाओगे फिर, तो सबको नहीं पढ़ा पाओगे, तो वो इलिटरेट है, उन्हें नहीं समझ में आती कि बच्चे के भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए कम बच्चे हों उतना अच्छा है, लेकिन नहीं समझते तो इग्नोर करते हैं इस चीज को, और कहीं ना कहीं वो अनपढ़ है, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो समझ नहीं है इस चीज की। तो आप देखोगे पहले के लोग काफी ज्यादा ऐसा करते थे। रिलीजियस एंड सोशल सुपरस्टिशन, वही मैंने अभी बताया था पहले ही, ठीक है, तो ये कुछ आपके रीति रिवाज के भगवान तो बच्चे वो बच्चे तो भगवान की देन है, भगवान का रूप है, करते जाओ जितने कर सको, ठीक है, संतान प्रसाद है भगवान का, जितनी ज्यादा है हम पे बच्चे उतनी ज्यादा फिजिकल पावर है मेरे पास,
ठीक है, तो ऐसे कुछ रिलीजियस और सुपरस्टिशियस फैक्टर की वजह से भी क्या कहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं लो डेथ रेट। अब देखो कारण तो ये भी है ना, ये क्यों कारण है लो डेथ रेट, क्योंकि ऑब्वियसली लोग मर कम रहे हैं, बढ़ ज्यादा रहे हैं, तो पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ रही है ना। नहीं करूंगा तो फिर टाइम लगता है, सॉरी, ये थोड़ा वॉल्यूम बाद में कम कर दूंगा। चलो, क्या कहते हैं, लो डेथ रेट। ठीक है, लो डेथ रेट क्यों है, क्योंकि देखो कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, फेमाइंस वगैरह भी इतनी नहीं हो रही, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी करती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पे धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली ठीक है, तो लोग मर कम रहे हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग डिसीज और प्लेग वगैरह, जो भी बैक्टीरिया वायरस एपिडेमिक्स, ठीक है, ऐसी बीमारियां होती थी, तो उनको भी काफी रिड्यूस कर दिया गया है, तो लोग इतनी जल्दी मर नहीं रहे हैं, लोगों की मृत्यु नहीं हो रही, तो इस वजह से भी क्या है, डेथ रेट कम हो गया है, और कम होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर में क्या होगा यदि पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही, तो फ्यूचर कहाँ देखोगे आप, तो वही लिखा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इसका इफेक्ट क्या होगा फ्यूचर में यदि ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती है तो। देखो टिम डायसन की बात करते हैं, जो आपके ऑथर भी हैं बुक के, जो रीडिंग्स है सजेस्टेड रीडिंग्स, तो टिम डायसन ने क्या कहा है, इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डेवलपमेंट, ये एक इनका पेपर था जिसमें उन्होंने ये बात कही। क्या कहा कि इंडिया 400 मिलियन पार कर जाएगी 2001 से 2026 के बीच में, मतलब लगभग 2001 से 2026 के बीच में 26-25 साल में 400 मिलियन बढ़ जाएगी पॉपुलेशन आपकी। और आप देखोगे तो 2001 में कितनी थी, अभी पहले मैंने बताया, पहले पिछले पेज में 2001 में कितनी थी, ये देखो 1028, 2001 में कितनी थी 1028, और वो कह रहे हैं 2026 तक 400 मिलियन और बढ़ जाएगी। लेकिन आप अभी 2023 है ना, और 2023 में कितनी आपकी 1428, ठीक है, तो लो 400 तो 2023 में बढ़ गई, अभी तो 3 साल और बाकी है ना, तो 400 तो हो भी गई है, तो उनका टिम डायसन जी थे, तो उन्होंने सही कहीं ना कहीं अनुमान लगाया, है ना, तो अब 2026 तक और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या कहते हैं इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा इन्होंने एस्टिमेट लगाया था। ठीक है, जो कि अब देखोगे तो हो भी गया है। अब ऐसे इन्होंने आगे कहा कि 2026 तक लगभग इतनी हो जाएगी, इस हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने 400 जोड़ी थी। ठीक है, लगभग, लेकिन फिर यदि 2051 तक का भी इन्होंने एस्टिमेट कहा, यदि 2051 तक यही कहाँ पहुंच जाएगी, 1579 बोलते हैं ना इसको, हाँ हाँ, कई लोगों ने पता, 1579 मिलियन। ठीक है, 79, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्शन, और ये जो इन्होंने अनुमान लगाया प्रोजेक्शन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आप 2026 तक देखोगे तो 15 ईयर के बच्चे 2026 तक तो होंगे, लेकिन उसके बाद फिर कम होती जाएगी, 2026 से लेकर 2051 के बीच में पॉपुलेशन कम होगी, इतनी जन्म नहीं लोगों का होगा, कम होगा, होगा, बर्थ रेट बढ़ेगी, डेथ रेट कम होगी, लेकिन कम। तो 15 साल के बच्चों में कुछ कम होगा 2026 के बाद। ठीक है, मोडेस्ट डिक्लाइन, हल्का हल्का क्या होगा, कहीं ना कहीं डिक्लाइन मिलेगा आपको। ठीक है, और मिड सेंचुरी के आते आते, मतलब 2051 के आते आते हम कहीं ना कहीं सरपास कर देंगे चाइना को, चाइना से आगे निकल जाएंगे पॉपुलेशन में, और चलो किसी में तो फर्स्ट बनेगी है, तो लगभग वही है, और कह रहे हैं कि 2030 तक चाइना की जो पॉपुलेशन 1.6 मिलियन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस होंगे यही फ्यूचर में यदि पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती है, तो सबसे पहले लिमिटिंग डाइवर्जेंसेस की बात की जाएगी यहाँ पे। लिमिटिंग डाइवर्जेंस की बात सीधी है, रॉबर्ट सीजन है, ये आपके इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने कहा था कि इंडिया को काफी ज्यादा इस चीज को लिमिट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, तो देखो इन्होंने एक चीज बताई थी, यहाँ पे कहा था, हाउएवर एक्सपीरियंस ऑफ रीसेंट डिकेट्स, यदि रीसेंट डिकेट्स के एक्सपीरियंस इन्होंने कहा, सजेस्ट किया कि जो पुअर स्टेट्स हैं आपके, जैसे बिहार है, कई ऐसे पुअर स्टेट्स हैं, ठीक है, आर मोस्टली ग्रोइंग स्लोली इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली बहुत ही धीरे स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन फास्ट डेमोग्राफिकली, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ काफी जल्दी हो रही है, और इकोनॉमिकली बहुत ही धीरे से डेवलप कर रहे हैं। लेकिन वहीं यदि अपोजिट देखा जाए, बेटर ऑफ स्टेट्स की बात करें, जो मतलब अच्छी स्टेट्स हैं इंडिया की, उनकी बात करें, तो उनमें क्या है, ग्रोइंग फास्ट इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन डेमोग्राफिकली काफी स्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए आगे नहीं लिखा मैंने, एक लाइन और थी इसमें, कहीं ना कहीं कैजुअलिटी अप्लाई होगी आगे जाके बेसिकली, मतलब दोनों ही चीज गलत है, बराबर रहे, ये फिर भी ठीक है, ये तो काफी ज्यादा बेकार है, इकोनॉमिकली इतनी स्लो ग्रोथ है, और पॉपुलेशन जल्दी बढ़ रही है, फास्ट बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक कैजुअलिटी बनेगी आगे जाके, तो इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट करना पड़ेगा, फूड प्रॉब्लम भी बनी रहेगी ऑब्वियसली। मान लो आज 10 एप्पल्स हैं खाने वाले सेब, ठीक है, 10 एप्पल हैं,
ठीक है, और 10 लोग हैं, मान लो इंडिया की पॉपुलेशन में 10 लोग हैं, 10 ही एप्पल हैं, तो 10 एक एक खा लेंगे, ठीक है। लेकिन आगे एप्पल तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, लैंड तो आपके पास 2.4 ही है, कितने ज्यादा 12 कर लोगे और वही 10 की जगह 20 हो गए, तो तुम फूड प्रॉब्लम तो होनी है। तो वही है, फूड प्रॉब्लम होगी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पर हेड कम फूड मिलेगा लोगों को, बर्डन ऑफ डिसीज, डबल बर्डन ऑफ डिसीज, ठीक है। तो क्या होगा, बीमारी की भी दिक्कत बढ़ेगी जैसे जैसे पॉपुलेशन होगी, अनहाइजीनिक चीजें होने लगेंगी, ठीक है, इतने क्योर नहीं हो पाएगा हर एक किसी का, ठीक, हॉस्पिटल में भी आप कोविड के टाइम देख लो क्या कंडीशन हुई थी, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, ऑब्वियसली कितनों को एम्प्लॉय कर लोगे, एम्प्लॉयमेंट दे दोगे, तो बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और ये डेटा भी लिखा है कि एंड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर के प्लान के एंड में होते होते अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये था 33 लैक्स, ठीक है। अब वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंक्रीज फ्रॉम 6%, 6.06 था इस समय 7.31 हो गया इस समय, और बढ़ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और फिर 8.28% हो गया 2004 से 2005 में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है उसके बाद। लेकिन हालांकि उसके बाद कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ 5.6 2011 से 12, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे 2014 से 15 के में दिया है, ठीक है। लगातार 2004 से 5 फिर भी बढ़ता रहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन हाँ 2011-12 में थोड़ा सा डाउन हुआ था, यहाँ पे कितना था आपका 8.28, यहाँ पे 5.6 हो गया था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, चैलेंजेस, ठीक है। ऑब्वियसली जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो एक प्रेस, मान लो कोई स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश है, यूपी, तो जब यूपी वैसे ही बड़ा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, अब वो पॉपुलेशन और ज्यादा हो जाएगी तो एक सीएम या कम क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो होती है, लोकल म्युनिसिपैलिटीज, इनको और ज्यादा डिवाइड करते जाएंगे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना, उसका एस्टिमेट निकालना, उनको चीजें देना, प्रदान करना, प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा बार 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 बार, ठीक है। आपने एग्जाम्पल भी देख लो, कहीं ना कहीं देखो उत्तरांचल या उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका एमपी से हुआ शायद, है ना, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ हो गया था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग बनाना पड़ा, तो ये चैलेंजेस हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड भी ऑब्वियसली साउथ बिहार, साउथर्न पार्ट ऑफ द बिहार, ठीक है, उससे अलग हुआ था, ठीक है। तो ऐसी कई चीजें आगे जाके होंगी, और वो नीचे भी उधर हुआ है तमिलनाडु साइड, है ना। इंक्रीजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, इंक्रीजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ चैलेंजेस रहेंगे हमारे लिए, और अर्बनाइजेशन वाली प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी क्या रही है इंडिया के अंदर, या क्या उन्होंने इम्पैक्ट डाला क्या नहीं, ठीक है, या क्या पॉलिसी आई है कि नहीं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी होती क्या है, लेकिन उससे पहले एक चीज है, डॉक्टर एस चंद्र शेखर जो भी हैं, ठीक है, इन्होंने कहा था कि चाइल्ड प्रोड्यूसिंग हैज बिकम अ बिग कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। जो चाइल्ड प्रोड्यूसिंग है वो क्या है, एक बिग कॉटेज इंडस्ट्री है इंडिया में। कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली उसे कहते हैं जो कैसे कहूँ, कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली अपनी इक्विपमेंट, हाँ ठीक है, चलो कॉटेज इंडस्ट्री से समझो, सीधी सी बात, अपने घर के अंदर एट होम क्या करें, वो अपने इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी हैं उनका यूज करके किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे चाइल्ड प्रोड्यूसिंग है जो ऑब्वियसली अपने इक्विपमेंट यूज करेंगे, तो घर में चाइल्ड प्रोड्यूसिंग करना एक क्या है, बहुत ही बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि इंडिया के अंदर, ठीक है, बिकम अ बिग कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। आगे इन्होंने ऐसे ही कहा कि और ये बहुत ही डेंजर रहेगा आगे कहीं ना कहीं, यही चीज जेम्स रस्टिन ने भी कहा, ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने भी कहा कि एक एटॉमिक एक्सप्लोजन से कई ज्यादा डेंजर होगा पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि मोर डिस्ट्रक्टिव देन अ डेंजर ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन, ठीक है। सच एक्सप्रेशन आर रैपिडली इंक्रीजिंग प्रॉब्लम अलॉन्ग विद वाइडस्प्रेड पॉवर्टी, अब ऐसी पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, पॉवर्टी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, फूड प्रॉब्लम होने लगेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा, ठीक है, लोगों के बीच में मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ने लगेगा, स्ट्रेस वगैरह, लोग चोरी चकारी करने लगेंगे, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा मतलब बेरोजगार होंगे तो पैसे के लिए कुछ ना कुछ फालतू चीजें करेंगे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, इसके लिए हमें एक सुटेबल पॉपुलेशन पॉलिसी लानी पड़ेगी। पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, तो पॉपुलेशन पॉलिसी कुछ नहीं, प्रोग्राम है रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, जो क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और वो क्या करता है, कैपेबल होता है, योग्य होता है, इनकरेज करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को और उसके कंट्रोल को, पॉपुलेशन ग्रोथ का कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो उसी को हम पॉपुलेशन पॉलिसी कहते हैं। वी इंक्लूड ऑल दोज मीजर्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व द पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री, और हम सारे मीजर्स को इंक्लूड करते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी में जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करें, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि लगभग 50 मिनट्स की वीडियो हो गई, अभी थोड़े टॉपिक्स और बचे हैं। अब यहाँ एक इकोनॉमिस्ट है मिर्डाल, ठीक है, इन्होंने नोबेल प्राइज भी से सम्मानित किया गया इनको, नेहरू पीस अवार्ड भी विनर हैं ये, ठीक है। तो उन्होंने भी यही बात कही कि पॉपुलेशन पॉलिसी कैन बी नथिंग लेस देन अ सोशल पॉलिसी,
तो बेसिकली जो पॉपुलेशन पॉलिसी एक सोशल पॉलिसी है, समाज के लिए, तो इसलिए सोशल साइंस जो है प्रैक्टिकल सोशल साइंस होनी चाहिए सही। यदि हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक डेंजर होगा, और पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको हम अच्छे से आसानी से सेंस कर सकें, समझ सकें, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी को नैरो डाउन कर देगा यदि हम सही से ध्यान नहीं रखेंगे। यहाँ लिखा है साइंस इज नॉट ऑन द वॉच, सही से ध्यान नहीं रखेंगे, सही से नहीं देखेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी के या सोशल साइंस को या सोशल पॉलिसी को, तो उससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी इरेशनली नैरो डाउन हो जाएगी पॉलिसी, अच्छे से वर्क नहीं करेगी, ठीक है। आप चाहते हो पॉपुलेशन क्राइसिस मस्ट डाउन, टेक डाउन, यहाँ पे थोड़े से रह गए, मतलब बेसिकली पॉपुलेशन क्राइसिस को आप कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट रेशनली, सोच के समझ के, एंड मेक अस रीथिंक, फिर से एक बार सोचो, ऑल सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम, आपको सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम समझने पड़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छी पॉपुलेशन पॉलिसी बनाओ जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो। अब 4 एम थे इसके पॉपुलेशन के कि क्या एम होनी चाहिए पॉपुलेशन पॉलिसी के, तो सबसे पहले डिक्रीज इन द बर्थ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, बर्थ रेट पहले तो कम करवाना है हमें, ठीक है, फर्टिलिटी रेट कम हो, लोग जन्म कम लें, ठीक है। दूसरा, पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, जितना ज्यादा एक्सीलरेट कर सकें इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितनी जल्दी बढ़ेगा लोगों को समझ में आएगा, लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फॉलो करेंगे। हमने पढ़ा था ना शुरू में, एम क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो लोग समझेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी है तो हमें एक बच्चा ही चाहिए, 4 बच्चे कर लेंगे, उनको ही एजुकेशन में खर्चा करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, तो ये सब सोचोगे तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। इम्प्रूव द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का क्या करना है, हमें क्वालिटी बढ़ानी है, मतलब एज अ ह्यूमन कैपिटल आगे यूज करें तो वो क्वालिटी अच्छी हो ह्यूमन कैपिटल की, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग करे, ठीक है। टू रिड्यूस द फर्दर डेथ रेट, और हाँ कहीं ना कहीं डेथ रेट को भी कम करना, अननेचुरल डेथ ना हो, ठीक है। तो ये एम थे आपके पॉपुलेशन पॉलिसी के, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया यदि हम बात करें शुरू से अपने पहले से, तो 1961 तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था पॉपुलेशन पॉलिसी लानी चाहिए, लोग बढ़ रहे हैं, जन्म ज्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस पे ध्यान नहीं दिया गया था, सब चिल थे। लेकिन फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान जो आया था 1990 51 से शायद 56 तक पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ, ठीक है, फिर 6 से 61 तक आपका दूसरा चला था, है ना। तो इन दोनों 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में पॉपुलेशन जो ये कंसर्न था इतना ज्यादा नहीं लिया गया, इस बारे में सोचा गया। लेकिन हाँ, आपकी जब थर्ड 5 ईयर प्लान आया तो इसमें लोगों ने सोचा, उससे पहले चिल कर रहे थे, अरे कहीं पॉपुलेशन बढ़ के नहीं जा रही, लेकिन इसमें थोड़ी चिंता करने लगे लोग कि हाँ कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी तो काफी दिक्कत होगी आगे जाके, तो उससे क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ी पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई इन 5 ईयर प्लान के अंदर, और वहाँ बात की गई कि कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग पे हमें ध्यान देना है, ठीक है, ड्यूरिंग 5 ईयर। तो उस समय फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये, वो सॉरी जो 1951 से 56 तक जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, इसमें बात की गई थी कि हम 64 लाख रुपीस खर्च करेंगे फैमिली प्लानिंग के लिए, लेकिन सिर्फ किए कितने का, 18 लाख, तो इतना दिल पे नहीं लिया गया, वही बात है ना, चिल किया। सेकंड 5 ईयर प्लान में भी 5 करोड़ की बात की, लेकिन सिर्फ कितने, 2.3 करोड़, ठीक है, इतने खर्च किए गए सेकंड ईयर प्लान में, तो वही लिखा ना चिल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में चिल, लेकिन हाँ थर्ड 5 ईयर प्लान में सच में ध्यान दिया गया, और कितना खर्चा किया गया, 2.49 करोड़ रुपीस, ठीक है, सब रुपीस में लिखा है, ओके। फोर्थ 5 ईयर प्लान में 278 करोड़, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लगभग 500 करोड़, ठीक है, 491। सिक्स में अच्छा मैं बता दूं, थर्ड के बाद आपके एनुअल प्लान और आए थे, आपको ध्यान हो 3 एनुअल प्लान आए थे, तो उनमें भी लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे फैमिली प्लानिंग पे, ठीक है। फिर फोर्थ में इतने, फिफ्थ में इतने, सिक्स्थ में देख सकते हो 3,412 करोड़, ठीक है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, और ये ऑब्जेक्टिव था उस समय का, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था कि क्या करना है, बर्थ रेट और डेथ रेट इस लेवल पे लानी है 1991 तक, ठीक है। फिर सेवेंथ आपके 5 ईयर प्लान में 3,120 करोड़ दिए गए, एट्थ 5 ईयर प्लान में 6,550 करोड़ खर्च किए गए फैमिली प्लानिंग के लिए या पॉपुलेशन को कम करने के लिए बेसिकली, ठीक है। अब हम पॉलिसी की बात करते हैं, तो देखो दो पॉलिसी आपको लिख के आनी है, यदि आपको पूछता है तो 1976 की और 2000 की, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे 1976 की, तो ये 16 अप्रैल 1976 में लाई गई थी पॉलिसी, किसके द्वारा लाई गई थी, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर करण सिंह अनाउंस न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। क्या एम थे इसके, तो बेसिकली एम पहला था बर्थ रेट को कम करना है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, और सिक्स 5 ईयर प्लान आते आते इसका अंत हो जाए, मतलब लगभग 35 से लेके 25 पे लेके आना है पर थाउजेंड में, ठीक है, आपकी बर्थ रेट को, रिड्यूस बर्थ रेट 35 जो हो रही पर थाउजेंड में, तो वो 25 पे आ जाए, ठीक है। ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में निकाली गई थी, लेकिन कोशिश की गई थी कि सिक्स 5 ईयर प्लान तक ये वाली स्कीम रिड्यूस हो जाए बर्थ रेट, ठीक है। मैरिजेबल एज एनहेंस
पहले लोग शादी कर देते थे 14 साल पे, लड़की की 14 की साल हुई और उसकी शादी कर दी लड़के की 18 की। तो इसको एनहेंस किया गया कि नहीं, 18 से पहले आप शादी नहीं करा सकते लड़की की, 21 लड़के की। ठीक है, तो ये चीजें की गई ताकि जितनी लेट शादी होगी बच्चे पे इतना ध्यान नहीं होगा, जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी ज्यादा बच्चे होंगे। हो सकता है तब कॉन्डोम्स वगैरह इतने यूज नहीं होते थे, कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्स के टाइम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट होना, ठीक है, तो उससे ज्यादा बर्थ रेट होना, ठीक है, तो वो चीजें टिल 2001 होगा यहाँ पे, ठीक है, 2001, ठीक है, 2001 है। 2001 तक क्या कहा था कि 1971 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा। यदि आगे रिप्रेजेंट 1971 में जो भी रिप्रेजेंटेशन था कि एमएलए एमपी इतनी सीट्स होनी चाहिए उतनी ही रखी जाएंगी, ठीक है। 2001 तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बढ़ाया जाएगा कि एमएलए चलो एक और सीट निकाल दो, दो और निकाल दो, नहीं। 2001 तक क्या किया गया, कोई रिप्रेजेंटेटिव की डिमांड नहीं की जाएगी, जो 1971 के सेंसस में बताएगा उसी हिसाब से सब चलेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 1971 के सेंसस से जहां जहां रुपए खर्च करना पड़ेगा फैमिली प्लानिंग के लिए हम देंगे, ठीक है, कौन देगा, हम देंगे, ठीक है। और फिर इसी चीज को आगे ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ने जो स्टेट्स की पैसे थे जो देते थे, फाइनेंशियल फंड या एड देते थे, वो आपका 150 करोड़ से बढ़ा के 170 करोड़ कर दिया था, ठीक है, ताकि गांव तक पहुंचे फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए सही तरीके से, ठीक है। आगे बात की गई थी डोनेट फंड, जो भी इस चीज के लिए, इस प्रोग्राम के लिए पॉपुलेशन को कम करने के फंड में पैसे देगा जो कोई भी व्यक्ति, उसको आगे कंसेशंस मिलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे किसी भी चीज में आगे, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ फायदे मिलेंगे यदि वो आज फंड डालता है आपके पॉपुलेशन पॉलिसी की प्रोग्राम में, ठीक है। अब विगोरियस कैंपेन कई सारी ऐसी बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन वगैरह चलाएंगी, वो क्या करें, एक्सिलरेट करें पेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की, ठीक है। फैमिली, अब ये क्या थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बेसिकली इसमें यही बात कि कम बच्चे हों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, यही सब चीजें पॉपुलेशन को कम करने के लिए बेसिकली, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, अब हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की, कि 2000 में क्या क्या सीन था। तो उससे पहले हम तीन चीजें समझेंगे, लेकिन पहले बता दूं 15 फरवरी 2000 को ये क्या कहते हैं लाई गई थी पॉलिसी, जिसमें तीन भागों में बांटी इस पॉलिसी को, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म में सीधी सी बात की गई थी कि हम क्या करें, नीड एंड यूज ऑफ मॉडर्न मीन्स, जो भी यूज है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, जैसे कॉन्डम्स हो गई, पिल्स वगैरह हो गई, ठीक है, इनका यूज करें, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाएं और चाइल्ड चाइल्ड जो भी होगा उसकी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, टीकाकरण वगैरह पे भी, हाँ, ताकि इम्यूनि सिस्टम अच्छा बूस्ट हो बच्चे का, ठीक है, उसके हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ाया जाएगा और साथ में ये कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम्स वगैरह, ठीक है। मीडियम टर्म में बात की गई थी कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग डाउन द फर्टिलिटी लेवल टू द रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है। बात की गई थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें फर्टिलिटी लेवल को कम करना है, मीडियम टर्म में क्या करना है आपको, फर्टिलिटी लेवल, लोगों का जन्म जो हो रहा है वो कम हो। और वो बात की गई थी कि 2010 तक हमें कितना करना है, 2.1, लेकिन हालांकि यदि हम 2000 की बात करें तो 2000 में फर्टिलिटी रेट था 3.8 लगभग, ठीक है। और 2010 में थी, अब तो डेटा मिल ही गया तो वो हो गया था 2.8, तो इन्होंने कम तो किया, 3.8 से 2.8 किया था, लेकिन जो इन्होंने अचीव सोचा था हम 2.1 तक लेके आएंगे फर्टिलिटी लेवल को कम करके, लेकिन नहीं ला पाए थे, 2.8 तक आया था ये, ठीक है, एक्सटर्नल मैंने बता दिया थोड़ा। लॉन्ग टर्म में बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, ठीक है। ये स्टेबल पॉपुलेशन की बात की गई थी 2045 तक, इसमें बात की गई थी रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, एक फंड भी निकाला गया था जिसका नाम रखा गया था जनसंख्या स्थिरता कोष, ठीक है। तो इसमें पैसे ऐसे डालना, और इसकी चेयरमैनशिप किसी और नहीं बल्कि अपने प्राइम मिनिस्टर की भी थी, तो इनके अंडर ये सब ध्यान दिया गया था और इस फंड के पैसे इसी चीजों में आगे खर्च किया गया। इस पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के काम क्या थे या क्या एम्स थे, क्या गोल थे, तो वही मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, कितना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब जो माँ होती है जन्म देते समय माँ की मृत्यु होना या बीमार पड़ना या कोई भी इशू, तो उसको कम करना है, 1 लाख पे कम से कम 100 कम कर दो, पहले से जितने भी थे उससे 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे, जो भी नवजात शिशु होता है, इन्फेंट बेसिकली 1 साल से पहले का बच्चा, ठीक है, तो वो 30 पर 1000 कम करना है, ठीक है। अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल प्रिवेंटेबल डिसीज, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा लगभग हो ही गया, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इतना नहीं बचा है, ठीक है। अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल प्रिवेंटेबल डिसीज, ठीक है, तो यहाँ बेसिकली इम्यूनि सिस्टम टीकाकरण वगैरह जो होते हैं ना गाँव में लगाए जाते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो वो वही बेसिकली यहाँ बात की गई थी। फिर हमने आगे बात की थी लोगों को इन्फॉर्मेशन, लोगों को काउंसलिंग वगैरह कराई जाए, लोगों की बातचीत कराई जाए, गाँव गाँव तक ये बातें पहुंचाई जाए, कि इन्फॉर्मेशन दी जाए उनको बेसिकली कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, उनको सर्विसेज पहुंचाई जाए उनके घर तक,
कहाँ गए, हाँ, सर्विसेज फॉर फर्टिलिटी रेगुलराइजेशन एंड कंट्रसेप्शन विद वाइड बास्केट ऑफ फेस्ट, ठीक है, इन सब की बातें की गई थी। प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, प्रमोट की गई थी कि बच्चे को जितने ज्यादा वो डिले करें, शादी इतनी जल्दी ना कराएं, ठीक है। 18 ईयर्स, इसमें स्पेस हो गया, कोई बात नहीं, 18 ईयर्स गर्ल्स की और 20 और प्रेफरेबली 20 ईयर्स, 20 साल से पहले शादी ना कराएं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, ठीक है। प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीज, इनको रोकने की बात की गई थी कि जो भी कम्युनिकेबल फैलने से, जो भी बीमारियां फैलती हैं, मतलब बातचीत करने से, आप हवा में फैलती हैं बेसिकली, तो उनको प्रिवेंट किया जाए। प्रमोट द स्मॉल फैमिली, बात की गई कहीं ना कहीं स्मॉल फैमिली नॉर्म को प्रमोट किया जाए, एक छोटी परिवार रहे, ठीक है। वही शेर का बच्चा एक ही अच्छा, आपने देखा होगा पहले नोट्स आती थी जो कॉपी वगैरह उस पर लिखा होता था, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, इसी चीज को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फॉर टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अगला, ब्रिंग अबाउट कन्वर्जन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटेड सोशल सेक्टर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये बात की गई थी कि सोशल सेक्टर प्रोग्राम में ये चीजें प्रमोट करनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत, पॉपुलेशन को लेकर। इवैल्यूएशन की बात करते हैं, क्या मूल्यांकन रहा 2000 का, तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव पे हमने ज्यादा ध्यान दिया, कॉन्डम्स वगैरह दी जाए, इन चीजों में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए, पिल्स वगैरह होती है, और भी कई चीज होती होंगी, ठीक है, इतनी जानकारी नहीं है, ठीक है, उस पर हम लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया, बल्कि हमें ध्यान देना चाहिए था पॉवर्टी, पॉवर्टी को यदि हम मिटाते तो ज्यादा बेटर रहता, ना कि इस पे। तो पॉवर्टी पे यदि हम ज्यादा मिटाने के लिए ध्यान देते तो ज्यादा बेहतर रहता। दूसरी चीज हमने बात की थी इसकी, अधोसिस्म का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज को चेंज करना प्रोग्रेस में बहुत जल्दी, रैपिड, ठीक है, तो वही कि फैमिली प्लानिंग अप्रोच को बहुत जल्दी चेंज करना चाहिए था। और तीसरा, कई लोगों को हमने नसबंदी वगैरह कराना शुरू कर दिया था, तो उस वजह से क्या है, कुछ लोगों की डिग्निटी को हर्ट हुआ, और जिसकी वजह से कुछ लोग क्या हुए, काउंटर प्रोडक्टिव, जो लोग बच्चे या कुछ भी रह गए, तो वो गुस्से में आके और ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए, या ऐसी चीजें भी होने लगी, ठीक है, साला तुम, हम बताएंगे तुमको है, नसबंदी करवाओगे, अब देखो तो ऐसे भी कई सीन हुए थे, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए थी। अब एप्रिशिएट पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, कि मतलब अप्रोप्रिएट, सॉरी, पॉपुलेशन पॉलिसी में अप्रोप्रिएट कैसे लाई जाए, मतलब अच्छी पॉलिसी कैसे हो, तो सबसे पहले हमें एजुकेशन फैसिलिटी, देखो सबसे मेन है, यदि आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कम हो, तो कहीं ना कहीं सबसे मेन है जो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन इसलिए क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं पॉपुलेशन कितनी बड़ी दिक्कत है, तो ये एजुकेशन है सबको दी जाए बचपन से ही, ठीक है, जब एक एज होती है तो वो समझेंगे, तो वो शायद आगे जब उनकी एज होगी, जब वो हस्बैंड बनेंगे, तो पिता बनने से पहले 4 बार सोचेंगे कि एक बच्चे का पिता बने या 4 का, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन फैसिलिटी। दूसरी, लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट जो भी बच्चे नवजात शिशु हैं वो मरे कम, ठीक है, मृत्यु कम हो। तो इंडिया की 136, हर 1000 पे 136 मरीज आते हैं, लेकिन वहीं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो 10 से 15 1000 में, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट को सोशल सिक्योरिटी दी जाए, बेसिकली वही कि हाँ, बीच में कभी एकदम नहीं जाओगे, तुम्हें प्रॉपर इस टाइम जैसे होती है ना, गवर्नमेंट जॉब में क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी तो होती है, प्राइवेट जॉब में नहीं होती, कभी भी निकाल देते हैं, तो वही चीज सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट में दी जाए। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो भी पैसे से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड इनइक्वालिटीज है, उनको कम किया जाए, और इसीलिए आप देखोगे जो लोग जितने ज्यादा अमीर है उनसे उतना ही ज्यादा टैक्स लिया जाता है, ताकि इनइक्वालिटीज को कम किया जाए, ठीक है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी जल्दी हो सके, अर्बनाइजेशन उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। एस्पिरेंट्स ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों को ज्यादातर उम्मीद होनी चाहिए और लोग इधर साइड जाएं भी, ठीक है, ज्यादातर लोग सोच रहे हैं हम हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहना है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपना बढ़ाना है, ठीक है, तो वो ध्यान में रहेगा तो ऑब्वियसली लोग बच्चे कम पैदा करेंगे। पब्लिक इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम, और ये तो सबसे बेस्ट है, या एजुकेशन से भी जोड़ सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दो इन चीजों की, कितनी दिक्कतें हैं इन चीजों से, या क्या समाधान होना चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी लानी, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मेरा है तो गया है अभी थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, हो जाने तो बढ़िया, हो ही गई है। अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब ऐसे ही हम बता दे रहा हूँ, अर्बनाइजेशन में बेसिकली वही बात है, अर्बनाइजेशन कुछ नहीं, मैंने अभी बताया था, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेंटर्स, ठीक है, ठीक है। अब इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही मैंने कहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन या अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है, तो लोग रूरल से काम करते हैं, अर्बन सेंटर्स ज्यादा चले जाते हैं, ठीक है, तो उसी चीज को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एसडीजी जो आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने पहले बताए थे, तो उसमें 11 है भी, जिसमें लिखा है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात की गई है, ठीक है। यूएन वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इंडिया में लगभग 2030 तक 7 मेगा सिटीज होंगी, ठीक है, और जो एबव लगभग 10 मिलियन से ज्यादा लोग होंगे,
ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से एक बात और की गई थी, 31.6% जो इंडिया की कंट्री है, जो इंडिया कंट्री, इसमें 377 मिलियन जो पॉपुलेशन इंडियंस की, वही कितनी हो जाएगी 2031 तक, 600 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, मैनी इंडियन सिटीज, ऐसे कई शहर हैं इंडिया के जिसमें कई चीजों से जूझ रहे हैं, जैसे inadequate provision of urban services, congestion, air pollution, sizable slum population, lack of safety measures, challenges in terms of garbage removal, sewage system, sanitation, affordable housing and public transport। आपने देखा होगा दिल्ली में आप रह रहे हो तो दिल्ली में भी ऐसी कई कंडीशंस है ना, जैसे दिल्ली को तो एक जो कैपिटल सिटी है वो भी जूझ रही है ना, तो ऐसी कई इशूज है इंडिया में, तो इन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक सर्वे 2016 से 17 के अकॉर्डिंग ये चीजें उन्होंने बताई कि ऐसी कई देखी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या ऐसी स्कीम्स लाई ताकि ये चीजें कम हो सकें, तो सबसे पहले स्मार्ट सिटी मिशन लेके आए ताकि अर्बनाइजेशन को बढ़ा सकें। नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी, ठीक है। तीसरी स्वच्छ भारत मिशन, क्लीनलीनेस के लिए, हाइजीनिक चीजों के लिए। मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो भी गार्बेज वगैरह उसको साफ करने के लिए, तो ये चीज लेके आए एमएसडब्ल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे हो जाए, ऐसे भी लेट हो रहे हैं यार। अर्बनाइजेशन लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब कारण है दो, एक पुल फैक्टर, एक पुश फैक्टर। अर्बनाइजेशन या शहर अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। वजह क्या है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के, वहाँ पे इंडस्ट्रीकरण है, मशीनी वगैरह है, काफी अपॉर्चुनिटी होंगी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग भागते हैं अर्बन एरिया की तरह, सिटी की ओर। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, कहीं ना कहीं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा है ना। गाड़ी वगैरह का तो जाना आना, गाँव में देखा होगा कच्ची रोड होती है, पक्की नहीं, तो ये ऑल वेदर रोड वगैरह होना, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा होना। ठीक है, आपने देखा होगा दिल्ली में तो मेट्रो सिटीज है, मेट्रो है, ठीक है, बस है, गवर्नमेंट बस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी अच्छा है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, हाँ ट्रैफिक बहुत होने लगा है, होता ही है, अब पता नहीं। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, नेटवर्क इशू नहीं होते, गाँव में आप जाओगे नेटवर्क नहीं आते। ठीक है, अट्रैक्शन टू टाउन लाइफ है, सिटी लाइफ, ठीक है, इस वजह से भी ये अपनी ओर खींचती है अर्बन। ठीक है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज होंगी कि आपको ये जॉब नहीं करनी, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, काफी ज्यादा दरवाजे हैं। ठीक है, किसी में भी जा सकते हो। हायर एजुकेशन फैसिलिटीज, ऑब्वियसली आज आप ड्यू में कई बच्चे बाहर से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, क्यों आते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी। अब ये मत कहते ना कमेंट में कि यहाँ कौन सी पढ़ाई हो रही है, सब यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ रहा है। ये बात तो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, पोस्ट फैक्टर्स की बात करते हैं। वो तो तुम जाते ही नहीं क्लास में, क्या किया जाए। पोस्ट फैक्टर्स जो धक्का लात मार के भगा देते, चल हक, गांव से भगा देते हैं, चल गाँव शहर की ओर जा। तो पहली बात, लो लेवल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मैंने बताया था पहले भी, इनकम पर हेड बहुत कम होती है एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन इतनी नहीं होती है क्योंकि हम प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, तो लो लेवल है एग्रीकल्चर में। दूसरी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ऑब्वियसली जब 10 बच्चे कर दोगे पैदा तो उनमें जमीन बांटोगे भी, तो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेशन जो जमीन का है उसमें कुछ ज्यादा खेती मिलती नहीं है, पैसा नहीं आता। ठीक है, या अच्छे से उस पर क्रॉप सही से फर्टिला मतलब उपजाऊ जमीन नहीं रहती वो बेसिकली। ठीक है, टेनेंट कल्टीवेशन, बेसिकली लैंड लॉर्ड होता है जमीन का, खुद की जमीन भी नहीं है, बस वहां पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें वो कहते हैं यहाँ से जाओ शहर में जाओ, कुछ तो मिलेगा। लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि चलो किसान खेती नहीं करनी है, चलो कुछ और कर लें, चलो मच्छी पालन, उसके अलावा है ही नहीं। तो ये वजह भी है। अगली, अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं है, तो कई लोग इस वजह से भी भागाते हैं वहां से। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट फैक्टर, लात मार के भगाते हैं गाँव से कि भागो यहाँ से। और पुल फैक्टर जो अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, आओ आओ, है ना, जैसे लॉन्डो को करती हैं। हाँ, कॉन्क्लूजन चाहते हैं, ठीक है। तो कॉन्क्लूजन बेसिकली यही है कि कहीं ना कहीं यदि मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मेरा ओपिनियन ये है कि यदि आप चाहते हो पॉपुलेशन जैसे कई चीजें हैं जो समाज में जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दिक्कतें कर रही हैं, तो उनको यदि कम करना है तो आपको एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी, अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट को निकालनी पड़ेंगी, सही ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखे और सही से सोच के क्या सही रहेगा क्या गलत। और हाँ, वो विंडो अपॉर्चुनिटी का भी सही उपयोग करना शुरू कर दो भाइयों, है ना। तो वही सब कहीं ना कहीं यहाँ लिखा हुआ है कि सही अप्रोच होना चाहिए। ये कुछ डेटा मैंने लिख दिया यहाँ पे ताकि आप समझ सको, ये पुराना है, 2011 का है, अभी का नहीं है, सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लिटरेसी रेट क्या था, डेंसिटी, ठीक है, सेक्स रेशियो ये अब तो शायद ये हो गया 1040 से 1000। ठीक है, ये फीमेल का, ये मेल का। ठीक है, तो अब फीमेल ज्यादा हो गई है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन उस समय देखो मेल की ज्यादा थी, फीमेल की कम प्रोपोर्शन। ठीक है, चाइल्ड का 0 से 6 ईयर में कितने, 13.12%। ठीक है, कंक्लूजन के बाद जो बोनस रह गया था वो अब बता दूं आपको, डिस्ट्रिक्टिव इंडियन डेमोग्राफी। ठीक है, 3 भागों में बांटी है बेसिकली। इंडियन डेमोग्राफी कैसी है, तो पहली, ये कहीं ना कहीं और जो एशियन कंट्रीज हैं या ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं या और दूसरी भी कंट्रीज हैं,
उससे आज भी हमारी जो इंडिया की बात करें तो ये डेमोग्राफिक साइकिल कहीं ना 10 से लेकर 30 साल पहले पिछली है, पुरानी है, नीचे रह गई है। मतलब 30 साल। अब जैसे यदि मान लो दूसरी कोई कंट्री है ए कंट्री से जिस लेवल पे उसकी डेमोग्राफिक साइकिल है उससे हमारी कितनी पहले है, 10 से लेकर 30। जो आज वो है, मतलब जो वो 10 से 30 साल पहले थी आज हम उस पे जाके पहुंचे हैं। तो ये काफी पहले है। ठीक है। और वही है कि फ्यू डिकेट्स है, मतलब 10 20 30 साल के बाद कहीं ना कहीं हम भी अपनी वही पर कैपिटा इनकम लेवल को कैच कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात लिखिए वर्किंग एज की और टू नॉन वर्किंग एज का रेशियो। तो 1.7 है। ठीक है। पीक 1.7 है। वहीं बात करें ब्राजील की, चाइना की, तो इनका कहीं ना कहीं और 25 साल से हम देख रहे हैं 1.7 से ज्यादा है, हमारा कम है। ठीक है। इंडिया विल रिमेन क्लोज टू इट्स पीक, काफी क्लोज है और लगभग काफी समय से, लंबे समय से ये जो रेशियो है 1.7 या फिर जो भी पीक है वहां से काफी क्लोज है। ठीक है। कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं इसके। तो कॉजेज ये है, टोटल फर्टिलिटी रेट, यदि चाइना ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, तो वहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता गया। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतनी जल्दी नहीं हुआ। ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही, इनकी नहीं बढ़ी, तो कहीं ना कहीं ये डेवलप ज्यादा होगा हमसे, हम थोड़े कम रहेगा। तो बेसिकली वही सब लिखा है यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंसेज में भी यही बात लिखी कि ईस्ट एशियन सक्सेस ज्यादा करेंगे, इंडिया थोड़ी पीछे रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो TFR था, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ता रहा। और यहाँ पे क्या हुआ था इनका, यदि बात करें चाइना कोरिया का, तो इनका डिक्लाइन होने लगा था रैपिडली। ठीक है। लेकिन हमारा थोड़ा ग्रेजुअली हुआ था। ठीक है। लिखा भी होगा इसमें कहीं ग्रेजुअल, देखो ये लिखा मोर ग्रेजुअल। ठीक है। इंडिया का डिक्लाइन बहुत धीरे धीरे हुआ। तो वही सब है, कॉन्सिक्वेंसेज में वही लिखा है। आगे लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, वो ये है कि पेनिनसुलर इंडिया और हिंटरलैंड। यहाँ बेसिकली यदि हम बात करें, ठीक है, इतना चार्ट है नहीं मेरी वैसे। ये वाली जो कंट्री है वो पेनिनसुलर है, ऑब्वियसली 3 साइड से जब पानी घिरा होता है किसी भी लैंड के तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया बेसिकली हम बात करें वेस्ट बंगाल की, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा की। ठीक है। तो ये आपकी पेनिनसुलर इंडिया है। तो इनकी बात करें तो काफी क्लोज है चाइना और कोरिया के। ठीक है। यदि हम वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें तो काफी यहाँ पे है, काफी ज्यादा डिक्लाइन है वर्किंग एज पॉपुलेशन का। उसके बाद मतलब पॉपुलेशन कम होती गई पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जैसे पॉपुलेशन क्या हो, जन्म होते ही फर्टिलिटी रेट कम होता गया। लेकिन वहीं हम बात करें इंटरलैंड की, मतलब इस वाली एरिया की, यदि इंडिया की, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये अभी भी उसी लेवल पे बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, या मतलब इतने अच्छे से कम नहीं हुए। तो यहाँ पे रिलेटिवली ज्यादा यंग है अभी भी लोग। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टाइज बाय राइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, आज भी राइज हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब टुवर्ड द मिडिल सेंचुरी, और एक कहीं ना कहीं मिडिल सेंचुरी में कम होगी, शायद हो आगे जाके, अभी फिलहाल ऐसा कंडीशन नहीं है। तो पेनिनसुलर इंडिया और हिंटरलैंड में, इंडिया के अंदर ही स्टेट्स में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है। इन स्टेट्स में और इन स्टेट्स में। ठीक है। तो वही थोड़ा फीचर दिया था आपका इंडिया का, डिस्ट्रिक्टिव फीचर। हो जाता है, आगे ही हो जाओ। अरे यार इसको बीच बीच में क्या दोहरे पड़ जाते हैं। एक चीज और रह गई थी आपकी, अब हो जाओ। हाँ। तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो बस थैंक यू। आप यहाँ तक रुके रहे, लगभग 1.25 घंटा हो गया। 1.25 जानते हो ना, 1:15 को। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखी। और ये लेक्चर हमारी तरफ से लास्ट था इस सेमेस्टर का फिलहाल। अब यूनिट 4 और यूनिट 5 मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान दें। और हाँ, मैं बता दूं, यूनिट 5 से तो 50% से ज़्यादा आता है ये कवर आपके सिलेबस में। 50% तो यूनिट 5 से ही आता है लगभग। ठीक है। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उससे पढ़ लेना। बहुत ही सिंपल है हाँ, लेकिन बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। ठीक है। और यदि मैं अब ट्राई भी करूँ पढ़ाने का तो कंप्लीट करा नहीं पाऊंगा आपके एग्जाम से पहले। ठीक है। तो माफ करें हमें, लेकिन आपकी भी गलती है, आपने मोटिवेट ही नहीं किया यार। आज ये लेक्चर जो आया वो भाई एक बंदे की वजह से आया है सर, और उसके कमेंट पढ़ के दिल खुश हो गया, जो 6 महीने पुरानी, मतलब 4 सेमेस्टर की वीडियो भी थी। ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहो, बढ़िया चिल करो। बाकी पढ़ो आगे, यूनिट 4 और 5 आप खुद पढ़ो, आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, फिर आगे मिलेंगे। बाय।